Assalamu alaikum and a very welcome to all of you in this YouTube channel Kashmir Teaching Diary. आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ हंगर हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने समझा था रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग्स के बारे में। रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग की जो आइडियोलॉजी थी उसके हिसाब से सिर्फ वार या टेरिटोरियल एक्सपेंशन के ज़रिए ही ज़्यादा से ज़्यादा नेशनल फीलिंग्स को हम प्रोपिगेट नहीं कर सकते हैं, बल्कि जो कल्चर हैं, जो ड्रेस हैं, जो म्यूज़िक हैं, जो लैंग्वेज हैं, दैट टू कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द स्पिरिट ऑफ nationalism in the whole of Europe। यहाँ पर हमें लैंग्वेज की एग्जांपल दी गई है कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज एक टूल हो सकता है नेशनलिस्ट फीलिंग्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेट करने में, क्योंकि लैंग्वेज के ज़रिए ही क्या होता है, या वर्निकुलर लैंग्वेज के ज़रिए ही हम एक जो मैसेज होती है, नेशनलिस्ट मैसेज होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन तक हम पहुँचा सकते हैं। तो जिसकी हमने एग्जाम्पल देखी थी जो पॉलिश लैंग्वेज थी। पॉलिश लैंग्वेज के ज़रिए ही अगरचे पोलैंड डिफरेंट टेरिटरीज में बटा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी जो नेशनल स्पिरिट था, जो उनकी यूनिकनेस थी, जो उनकी आइडेंटिटी थी, वो वाया लैंग्वेज ही उन्होंने जिंदा रखी हुई थी। उसके बाद 1815 में, इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब नेपोलियन एरा ख़त्म हो जाता है और बैटल ऑफ वाटरलू के ज़रिए एक कंजर्वेटिव रिजीम रेस्टोर किया जाता है, जिस कंजर्वेटिव रिजीम के चलते हुए ट्रीटी ऑफ वेना हमने पढ़ा था 1815 में साइन हो जाती है, और लुईस फिलिप जो होता है उसे एब्सोल्यूट मोनार्क बनाया जाता है। लेकिन उसके बाद एज ऑफ रिवोल्यूशंस में हमने पढ़ा था जब लिबरल्स आ जाते हैं 1830 में, वहाँ पर जो लुईस फिलिप हो जाते हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया जाता है। उसके बाद हमने ये भी समझा था कि किस तरह से डिफरेंट टेरिटरीज वो थी जो एक करके इंडिपेंडेंट गेन कर रही थी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली बेल्जियम का हमने पढ़ा था, किस तरह से वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज होकर आती है। और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हमने पढ़ा था कि जो ग्रीस जो अंडर द ओटोमन एम्पायर था, और फाइनली वो ग्रीस एक इंडिपेंडेंट कंट्री इमर्ज होता है वाया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तो आज हमने इसमें समझना है कि 1830s के टाइम पीरियड में कौन सी हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है यूरोपियन पॉपुलेशन को, फ्रेंच पॉपुलेशन को, जिसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि पॉपुलर रिवोल्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है। पहले हमने समझना है कि हम इस टॉपिक में अब पढ़ रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज एज ऑफ रिवोल्यूशंस। उस एज ऑफ रिवोल्यूशंस में हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट इसका एक सब टॉपिक है। तो यहां पर हम इसे अब स्टार्ट करते हैं। 1830s का टाइम पीरियड कहा जाता है कि दीज वर द ईयर्स ऑफ ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप इन द होल ऑफ यूरोप। ये वो साल थे जब पूरे यूरोप में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक हार्डशिप्स का फेस करना पड़ा था लोगों को। क्यों कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन ऑफ होल ऑफ यूरोप थी ये इंक्रीज होती जा रही थी। ये नेचुरल प्रोसेस है कि पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ट्रेंड में जाती है, लेकिन इस पॉपुलेशन का जो इंक्रीजिंग ट्रेंड था, इसके हिसाब से जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही थी, जो पॉपुलेशन की नीड्स थी, जो पॉपुलेशन की डिमांड्स थी, वो रिजीम के दौरान वो पूरी नहीं हो पाती थी। इसका मतलब ये था कि लोगों की जो बेसिक नीड्स थी वो पूरी नहीं होती थी, जिसके ज़रिए से इसका रिजल्ट ये निकलता था कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गई, और इस अनएम्प्लॉयमेंट के चलते हुए लोगों को रोज़गार चाहिए था, और अब रोज़गार की तलाश में लोग माइग्रेशन करना चाहते थे फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। एंड रिजल्ट ये निकलता था कि जो अर्बन एरियाज थे वहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज थे, और इस लिमिटेड रिसोर्सेज पर एक अनलिमिटेड पॉपुलेशन का आना और जॉब की सर्च में तलाश करना और रोज़गार ढूंढना, इसके ज़रिए से जो अर्बन एरियाज बैलेंस्ड वेज में अभी तक जा रहे थे वो ओवर क्राउडेड होते हैं, और वहाँ पर ओवर क्राउडेड स्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। क्योंकि जब वो लोग जाते थे उनके पास रहने के लिए ना ही वहाँ पर घर था, ना ही वहाँ पर कोई ठिकाना था, एंड फाइनली वहाँ पर लोग झोंपड़ियों में रहना पसंद करते हैं। एंड फाइनली जिसके ज़रिए से इस दौरान हम ये समझ सकते हैं कि लोगों को बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स का फेस करना पड़ता है। तो ये हुई एक तरह की हार्डशिप। दूसरी हार्डशिप ये हो जाती है, वहाँ पर जो प्राइसेस थे वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। प्राइसेस इंक्रीज़ क्यों हो जाती हैं? क्योंकि वहाँ पर जो फूड ग्रेन्स थे वो बहुत ज़्यादा कम बने थे। फूड ग्रेन प्रोडक्शन बहुत कम हुई थी, जिसके बैड हार्वेस्ट भी वहाँ पर था। बैड हार्वेस्ट के चलते हुए जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही थी, तो इस पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने के हिसाब से जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जो हमारे पास अवेलेबल फूड ग्रेन्स थे, वो इस पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही थी, एंड इट लेड टू वाइड स्प्रेड
सेक्यूरिज्म इन टाउन एंड द कंट्री साइड, इसके ज़रिए से अर्बन एरियाज़ में भी एंड रूरल एरियाज़ में, इन द होल ऑफ फ्रांस, वहाँ पर द स्टेट वाज रिड्यूस्ड टू एन एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉवर्टी, एंड इन दिस एक्सट्रीम लेवल ऑफ पॉवर्टी द स्टेट जो थी वो अपने पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही थी। तो यही जन्म दे रहा था किसको? ए सिचुएशन ऑफ हार्डशिप को। उसके बाद यहाँ पर हमने समझा है कि जो प्रॉब्लम ऑफ हार्डशिप होती है ये फर्दर कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि जो इंग्लैंड है वहाँ पर कंसेप्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन और हो जाता है एंड इसके ज़रिए से फर्दर क्रिएट हो जाती हैं हार्डशिप्स। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए जो इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट आ जाता है, इट लेड टू फर्दर हार्डशिप्स। किस तरह से? क्योंकि जो वेस्ट यूरोप था, और वी कैन से पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का ओरिजिन था ये इंग्लैंड से हुआ था, और रेस्ट ऑफ द यूरोप वो वहाँ पर लेस डेवलप्ड था, लेस प्रॉस्पेरियस था, और वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैंडमेड गुड्स थे और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी और छोटे छोटे स्मॉल स्केल यूनिट्स थे। तो अब जब इंग्लैंड से जो गुड्स तैयार होते थे इनको बेचना था बाकी यूरोपियन टेरिटरीज में, तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या निकलता है कि जो इंपोर्ट ऑफ चीप मशीन मेड गुड्स आ जाते हैं इंग्लैंड से बाकी यूरोपियन टेरिटरीज पर, इसके ज़रिए से लोगों का जो रोज़गार था वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि लोगों को सस्ते दामों पर और फिनिश्ड गुड्स मिल जाते हैं। इसके बरक्स जो लोगों के पास पहले प्रोडक्ट्स हुआ करते थे वो हैंडमेड होते थे, वो एक तो एक्सपेंसिव होते थे और लोगों को अपने लोकल पॉपुलेशन को रोज़गार मिलता था। लेकिन ये जो अब चीज़ें आ रही हैं, मशीन मेड आ रही हैं, इसके ज़रिए से लोकल जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है वो टोटली वहां पर रियून हो जाती हैं। यहां पर कहा जाता है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन टाउन्स थे, इनको बहुत ज्यादा कंपटीशन का सामना करना पड़ता है कि जो कंपटीशन ये मशीन मेड गुड्स के साथ नहीं कर पाते हैं। फाइनली मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ पर हमने याद रखना है कि जो टेक्सटाइल प्रोडक्शन है मोस्टली स्मॉल स्केल यूनिट्स जो थे इनको बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट आया था इंग्लैंड से, इससे बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स क्रिएट हो जाती हैं इन द होल ऑफ यूरोप। तो हमने यहाँ पर समझना है कि जो वेस्ट यूरोपियन टेरिटरीज थी वहाँ पर किसी हद तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का कंसेप्ट का ओरिजिन हुआ था, लेकिन जो ईस्ट यूरोप था ये लेस डेवलप्ड था, वहाँ पर प्रॉस्पेरिटी नहीं थी और वहाँ पर लोग मशीन मेड गुड्स नहीं इस्तेमाल करते थे, और वहां पर अगर थी तो लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही थी। तो अब अचानक से इंग्लैंड से जो इंडस्ट्रियलाइज्ड गुड्स थे, जो मशीन मेड गुड्स थे, इनके आने से वहां पर एक इमेंस कंपटीशन फेस करना पड़ता है वहां के लोकल पॉपुलेशन को या वहां के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे। तो फाइनली इसके जरिए से फर्दर हार्डशिप्स क्रिएट हो जाती हैं। और एक सिचुएशन यहां पर होती है कि कुछ टेरिटरीज यूरोप में वो थे, कुछ रीजन्स यूरोप में ये वो थे, यहां पर अभी भी एरिस्टोक्रेटिक रूल चल रहा था, कंजर्वेटिव रिजीम चल रहा था। तो वहां पर जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास था उनके पास पावर था। जब इनके पास पावर, इसका मतलब ये भी था कि जो पीजेंट्स वहां पर थे वो फर्दर स्ट्रगल कर रहे थे अंडर द बर्डन ऑफ फीडबल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। इसका मतलब ये था कि उनसे फीडबल ड्यूज एंड फीडबल ऑब्लिगेशंस एक्सट्रैक्ट किए जाते थे, मेनोरियल ड्यूज एक्सट्रैक्ट किए जाते थे। इसके चलते हुए और ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता था यूरोपियन पॉपुलेशन को। और उसके बाद अब हमने दो सिचुएशंस यहां पर समझी कि एक से लोगों की जो नीड है वो फुलफिल नहीं हो पा रही है और इसके चलते हुए लोगों को बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता है। इन हार्डशिप्स के चलते हुए लोगों पर एक पॉपुलर रिवोल्ट की शक्ल में इमर्ज हो जाते हैं और इस पॉपुलर रिवोल्ट को नाम दिया गया है रिवोल्ट ऑफ पावर इन फ्रांस 1848। और रिवोल्ट ऑफ पावर इन फ्रांस 1848 में क्या हो जाता है, पहली सिचुएशन ये थी कि वहां पर फूड शॉर्टेज क्रिएट हो जाती है एंड फूड शॉर्टेज के चलते हुए अभी हमने समझा कि वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट थी, जिसके जरिए से जो पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस थी, जो पॉपुलेशन ऑफ पेरिस थी, वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं, वो सड़कों पर आने के लिए मजबूर हो जाते हैं। और जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि लोग अपने घरों से निकलते हैं, बैरिकेड्स को इरेक्ट करते हैं और लुईस फिलिप, जिसको पहले एब्सोल्यूट मोनार्क बनाया गया था ट्रीटी ऑफ वियना के जरिए, और फाइनली जो लिबरल्स का रिवोल्यूशन आया था उन्होंने उसको क्या बनाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क, वो मजबूर होकर वहां से अपनी जान बचाने को चलता है। एंड इसका आउटकम क्या निकलता है कि जो नेशनल असेंबली वहां पर बनाई गई थी वो प्रोक्लेम करती हैं कि अब के बाद जो फ्रांस है ये रिपब्लिक है और वहां पर जो सफरेज है, एडल्ट मेल्स को वहां पर वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। जो एडल्ट 21 एंड अबो थे उनको वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। यहां पर हमने ये भी समझना है कि जो
फीमेल पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस है, उनको अभी भी यहाँ पर वोटिंग राइट्स नहीं दिए जाते। इट वाज ओनली पॉसिबल इन 1946 जब फ्रांस में वहाँ की फीमेल पॉपुलेशन को वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं। और एक आउटकम क्या है कि इट गारंटीड द राइट टू वर्क, तो राइट टू वर्क को रिकॉग्नाइज किया जाता है, राइट। तो यहाँ पर एक स्टोरी है जिसको हमने यहाँ पर समझना है, तो हमें पूरी फ्रांस की, पूरे यूरोप की सिचुएशन समझ में आ जाएगी। एक स्टोरी है, एक रिवोल्ट हुआ था, एक सिलिसिया एक विलेज है जो प्रेजेंट पोलैंड में है, एक विलेज है। तो यहाँ पर एक जर्नलिस्ट है विलियम वॉल्फ, ये डिस्क्राइब करता है उन इवेंट्स, उन सिलिसियन विलेज के उन इवेंट्स को इन वर्ड्स को हमने समझने की कोशिश करनी है। और ये जो सिचुएशन है एक विलेज की, यही सिचुएशन पूरी यूरोपियन विलेजेस की थी, पूरे यूरोपियन रीजन्स की थी, पूरे यूरोपियन टेरिटरीज की थी। और इसके चलते हुई जब वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना कर रहे थे एंड फाइनली वही हार्डशिप्स रिवोल्ट की शक्ल में इमर्ज हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिलिसियन विलेज था, इसकी पूरी पॉपुलेशन 18,000 कहा जाता है। और वहाँ पर जो लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था वो था कॉटन वीविंग, उनका मेन ऑक्यूपेशन था। वहाँ पर क्या होता है कि जब लोगों को रोज़गार की तलाश थी, इस रोज़गार की तलाश में लोगों को बहुत ज़्यादा हार्डशिप्स का सामना करना पड़ता था। इन्हीं हार्डशिप्स का गलत फ़ायदा उठाते थे कंट्रैक्टर्स, जो इनके प्राइसेस जो पहले तय किए हुए थे वो इनको एडुकेटली नहीं दिए जाते थे। फाइनली इसके रिएक्शन में जो ये विलेजर्स थे ये क्या करते हैं, जब वक्त था 4 जून 2 बजे के करीब, एक बहुत तादाद में ये जो कॉटन वीवर्स थे ये असम्बल हो जाते हैं। फाइनली ये कोशिश करते हैं कि हम ये जो कंट्रैक्टर्स हैं इनके घरों पर हमला करेंगे और डिमांड करेंगे कि हमें हायर वेजेस दिए जाए। लेकिन इन रिएक्शन टू दैट इनको वहां पर डराया और धमकाया जाता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि जो कुछ लोग वो थे जो फाइनली कामयाब होते हैं कि जो ये कंट्रैक्टर्स थे इनके घर में वो दाखिल हो जाते हैं। एंड दाखिल होने के बाद वहाँ पर जो खिड़कियाँ होते थे, जो दरवाजे होते थे, जो कुछ भी इनको लगता है वो उसको तोड़कर भाग जाते हैं। एंड फाइनली क्या होता है कि जो कंट्रैक्टर होता है वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ पर ले जाकर उसे भाग जाता है, मीन्स अपनी जान बचाने के लिए खुद की और अपनी फैमिली को वो अपने साथ ले जाता है। लेकिन उसका जो नेचर था वो पूरे विलेज वालों को पता था, इवन जो नेबरिंग विलेजेस थे उनको भी पता था। एंड फाइनली जो नेबरिंग विलेजेस हैं वो रिफ्यूज करते हैं कि हम आपको जगह नहीं देंगे, आप हमारे यहाँ रहने के लायक नहीं है। और फाइनली जब वो वापस आ जाता है वो अपनी आर्मी, वो वहाँ पर आर्मी की मदद लेता है। और आर्मी की मदद लेने के बाद जब एक्सचेंज ऑफ फायर हो जाता है तो उसमें 11 वीवर्स की डेथ हो जाती है। तो ये कुछ इंसिडेंट हुआ था जो सिलिसियन विलेज में हुआ था, जब कंट्रैक्टर्स ने पहले जो कॉटन वीवर्स थे उनके साथ कुछ कंट्रैक्ट किया हुआ था कि आपको इस हिसाब से प्राइसेस दिए जाएंगे। लेकिन जब वहाँ पर हार्डशिप्स क्रिएट हो जाती हैं, फूड शॉर्टेज होता है, राइजिंग ऑफ प्राइसेस होता है, तो कंट्रैक्टर अपनी मर्जी से इनके प्राइसेस कम करता है। तो जिसका एंड रिजल्ट ये निकलता है कि जो ये विलेजर्स थे, जो कॉटन वीवर्स थे, ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। फाइनली वहाँ पर एक फाइट हो जाए इन द एक्सचेंज ऑफ दैट रिवोल्ट, और उसमें से 11 वीवर्स जो होते हैं उनकी जान चली जाती है। तो यही कुछ सिचुएशन एक विलेज की हमें यहां पर समझाई गई है, लेकिन यही कुछ सिचुएशन पूरे यूरोप की थी। तो इसी को नाम दिया गया था हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। और ये जो रिवोल्ट था ये गरीब लोगों के जरिए वहां पर लाया जाता है। तो इस तरह से हमने आज के इस लेक्चर में समझा कि हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट की क्या सिचुएशन होती है। तो इसके बाद दूसरे वीडियो लेक्चर में हम एक दूसरे टॉपिक के साथ आपके सामने होंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।